अपनी कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। ये जो काव्यांश है इसमें कवि ने एक तालाब का वर्णन किया है, तालाब के बारे में बताया है। वो बता रहे हैं एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। मतलब जो तालाब का पानी है वो बिल्कुल शांत है, स्वच्छ है, साफ है, और जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, मतलब तालाब में चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो। आंख को है चकमकाता, और जब उसकी रोशनी आंखों पे पड़ती है तो ऐसे लगता है कि आंखों को चकाचौंध कर देगा। है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। और जो तालाब के किनारे पे हैं कई पत्थर हैं, और जब वो पानी है उसमें हवा को स्पर्श करते हैं तो लहरें उठती हैं, और वो लहरें जब पत्थर को छूती हैं तो ऐसे लगता है कि वो पत्थर पानी पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो इतने सालों पर किनारे पर पानी पी रहे हैं और पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। और मानो ये पत्थर प्यासे हैं और पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है। अब वो बता रहे हैं कि यहीं पास में क्या है, बगुला है, डुबोए टांग जल में, टांग मतलब पैर, कि वो कह रहे हैं कि एक बगुला है जो अपनी एक टांग जल में डुबोकर खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन मतलब मछली, चंचल मतलब फुर्तीली। तो कह रहे हैं कि जैसे ही उस बगुले को एक मीन चंचल मतलब फुर्तीली मछली का आभास होता है उस पानी में, चुप खड़ा है मतलब जो बगुला है वो उस तालाब में एक टांग डालकर बिल्कुल ध्यान मग्न होकर खड़ा है, और जैसे ही उसे मछली का आभास होता है ध्यान निद्रा त्यागता है, और वो अपनी ध्यान को, अपनी निद्रा को त्याग देता है, मतलब उसे छोड़ देता है। चट दबाकर चोंच में, और जल्दी से तुरंत उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले में डालता है और अपने गले में उसे ले जाता है। मतलब इस काव्यांश में कवि ने उसके आसपास जो तालाब के आसपास जो भी गतिविधियां देख रहे हैं उनका वर्णन उन्होंने किया है। सजीवता के बारे में किया है, सजीवता को लेकर किया है, और इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार, फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। मतलब जो कविता है इसके पंक्तियों में कवि बता रहे हैं जो बगुला है उसके स्थान पर उसी के समान एक चिड़िया है जिसका काले माथ वाली, माथा मतलब उसका जो माथा है, जिसका सर है वो कैसे रंग का है, काले रंग का है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, मतलब एक चिड़िया है जिसका माथा है जो काला है और बहुत ज्यादा फुर्तीली है। और श्वेत पंखों, और जो उसके पंख है वो कैसे हैं, श्वेत मतलब सफेद। श्वेत पंखों के चपाटे मार, फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। कवि बता रहे हैं कि जो बगुला है उसी के समान एक चिड़िया है जिसका माथा काला है, उसके पंख कैसे हैं, सफेद हैं, और वो तालाब के किनारे ही बैठी है, और जैसे ही उसे कोई सफेद मछली नजर आती है, चतुर मछली मतलब चंचल मछली नजर आती है, वो वैसे ही उस पानी पर टूट पड़ती है और उस अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाकर दूर गगन में मतलब दूर आकाश में उड़ जाती है, उसे वहीं खा जाती है। मतलब इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जिस तरह बगुला चुपचाप ध्यान मग्न होकर मछली को खा जाता है, उसी प्रकार जो चिड़िया है वो भी कैसी है, काले माथे वाली है, उसके जो पंख है वो कैसे हैं, सफेद हैं, और वो भी चुपचाप जो तालाब है उसके किनारे पर है बैठी है, और जैसे ही उसे पानी में चतुर मछली नजर आती है वो तुरंत उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश में गगन में उड़ जाती है और उसे वहीं खा जाती है। और भूमि ऊंची है जहां से,
रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। मतलब जो कवि हैं वो बता रहे हैं जिस स्थान पर वो बैठे हैं और यहीं से, मतलब जिस स्थान पर बैठे हैं, जहाँ वो बैठे हैं, भूमि ऊंची है जहाँ से, मतलब जिस स्थान पर वो बैठे हैं वहां से जो भूमि नजर आ रही है वो धरातल से थोड़ी क्या है, ऊंची है। रेल की पटरी गई है और वहीं से क्या है, जो रेल की पटरी है वो गुजर रही है, निकल रही है। ट्रेन का टाइम नहीं है। और कवि कह रहे हैं कि अभी जो गाड़ी है उसके आने का, मतलब ट्रेन आने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। मतलब इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि जो भूमि है वो थोड़ी ऊंची है, वहां जो रेल की पटरी है वो जा रही है और ट्रेन आने का भी टाइम नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं कि ट्रेन अभी आए भी नहीं, क्योंकि वो वहां से जाना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, स्वच्छंद हूँ। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र हूँ, मैं यहाँ पे स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्रकृति का दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक है और वो यहाँ अभी और समय बिताना चाहते हैं। अब जो हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी, इन पंक्तियों में कवि ने जो प्राकृतिक दृश्य है उनमें सजीवता उत्पन्न की है। मतलब वैसे तो कोई भी जो जल है, पत्थर है, वो पानी पीते नहीं है, तो इसमें बताया गया है कि इन जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, इनमें सजीवता उत्पन्न करके उन्होंने यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया है और कविता में एक आकर्षक जो है वो उत्पन्न किया है। अब हमने जो ये काव्यांश पढ़े हैं, 4 काव्यांश, और उनका संक्षिप्त रूप कर लेते हैं। जो पहला काव्यांश हमने पढ़ा उसमें कवि ने बताया है कि जहाँ वो बैठे हैं, जिस मतलब वो मेड़ पर बैठे हैं, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि सामने जो चने का पेड़ है, चने का पौधा है, वो ठींगना है और ऐसे लग रहा है जो जैसे उसने हरी पोशाक पहनी हुई है, सिर पे गुलाबी रंग का साफा पहना हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे वो सज धज कर खड़ा है। और उसके पास ऐसे लग रहा है जैसे जो अलसी है वो नायिका का रूप लेकर हट करके खड़ी है कि जो उसके सिर पर नीले रंग के फूल को छुएगा वही उसे ही वो अपना हृदय दान करेगी। मतलब चना है वो दूल्हे का रूप नहीं ले सकता, और जो अलसी है उसको नायिका का रूप दिया है। तो उन्होंने यहाँ पर जो अलंकारिता उत्पन्न की है इस कविता के माध्यम से, कौन सा अलंकार का वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार का। दूसरे काव्यांश में हमने पढ़ा सरसों के बारे में कि जो सरसों है वो पककर पीली हो गई है, उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो वो बड़ी हो गई है और वो अपने ब्याह के मंडप में जा रही हो। और जो सरसों है वो स्वयंवर में जा रही है, मतलब अपना वर खुद चुनने जा रही है। तो यहाँ भी उन्होंने क्या किया, मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया है। और जो हमारा तीसरा काव्यांश है इसमें उन्होंने बताया कि जो तालाब है उसका वर्णन किया है कि तालाब में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कैसे चांदी के गोल खंबे के समान नजर आती है। जो वहाँ पत्थर है किनारे पर वो ऐसे लगते हैं जैसे वो चुपचाप पानी पी रहे हैं। जो बगुला है वो चुपचाप ध्यान मग्न होकर मछली की प्रतीक्षा में है कि जैसे ही मछली आए वो उसे अपने गले में दबाकर, चोंच में दबाकर गले में ले जाए, मतलब उसे खा ले। और ऐसे ही बगुले के समान उन्होंने एक चिड़िया का वर्णन किया है कि जो चिड़िया है वो बहुत चतुर है, काले माथे वाली है, उसके जो पंख हैं वो सफेद हैं। और जैसे ही उसे जल के हृदय पर, मतलब जो जल है उसमें जैसे ही उसे एक मछली नजर आती है वो तुरंत अपनी पीली चोंच में उसे दबाकर आकाश में उड़ जाती है और उसे खा जाती है। और वो बता रहे हैं कि इन सब के वर्णन करने का बता रहे हैं वो कि जहाँ वो बैठे हैं वहां से दूर जो भूमि है वो ऊंची है, वहां से रेल की पटरी जा रही है और अभी क्या है, जो ट्रेन है उसके आने का समय नहीं हुआ है। वो खुद ये चाहते हैं कि ट्रेन अभी नहीं आए, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र है, यहाँ उन्हें कोई भी काम नहीं है और वो इन सब प्राकृतिक दृश्यों के बीच अपना समय बिताना चाहते हैं। अब जो हमने कविता पढ़ी उसमें जो कठिन शब्द आए उनका हम अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है मेड़। मेड़ का अर्थ होता है खेत के चारों ओर ऊंची बनी सीमा, मतलब जो खेत होता है उसके चारों ओर जो मिट्टी की ऊंची दीवार बनी होती है उसे बोलते हैं मेड़। ठिगना, ठिगना मतलब छोटे कद का, मतलब नाटा जिसे बोलते हैं वो होता है ठिगना। मुरैठा, मुरैठा होता है साफा या पगड़ी। हटेली, हटेली का अर्थ होता है जिद्दी।
देह, देह का अर्थ है शरीर। लचीली, लचीली का अर्थ है चमकदार, लचकदार। फाग, फाग क्या होता है? फागुन मास में गाया जाने वाला गीत, मतलब एक महीना होता है फागुन महीना, हिंदी महीना इसका नाम बोलते हैं फागुन महीना, उसमें जो गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं फाग। मास, मास का अर्थ होता है महीना। स्वयंवर, स्वयंवर मतलब खुद वर चुनना, जहाँ पर जो नारी है वो अपना वर खुद चुनती है उसे बोलते हैं स्वयंवर। पोखर, पोखर का अर्थ होता है छोटा सा तालाब। मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। निद्रा, निद्रा का अर्थ होता है नींद। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। चतुर, चतुर का अर्थ होता है चालाक। श्वेत, श्वेत का अर्थ है सफेद। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। अब हमने इन सबका पुनर्अभ्यास कर लिया है। अब हम इसके माध्यम से अपनी कविता का पुनर्अभ्यास वापस से करेंगे। धन्यवाद।